बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मोहम्मद आसिम और आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय डायाफ्राम सर। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है, और दूसरा ये इकोनॉमी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो NaCl है, जो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल भी है और इसकी प्राइस भी काफ़ी कम है। नंबर 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही हमारे पास दो बाई प्रोडक्ट्स भी आती हैं, नंबर 1 हाइड्रोजन और नंबर 2 क्लोरीन, जिसे भी हम मार्केट में सेल आउट कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड का मार्केट नेम कास्टिक सोडा है और लेबॉर्ट्री में इसे बेस भी बोला जाता है। लेबॉर्ट्री में इसे एसिड बेस टाइट्रेशन में और डिफरेंट केमिकल टेस्ट के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे NaOH के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज़ अ वाइट सॉलिड। ये सफ़ेद रंग का सॉलिड होता है जो ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, जैसा कि शक्ल में आप लोग देख सकते हैं, या फ्लेक्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है, और अगर हम इसको वाटर के अंदर हल कर लें तो वो इसका सोल्यूशन कहलाता है। इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड जो कि दो तरह के आयन से मिलकर बना होता है, Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन। रॉ मटेरियल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं, जो इसका एक्वा सोल्यूशन कहलाता है। इसके अलावा इसके कंसनट्रेटेड सोल्यूशन को ब्राइन सोल्यूशन भी बोला जाता है। अब सोडियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम वाटर को वार्म अप कर लेते हैं, क्योंकि गर्म करने पे सोडियम क्लोराइड की सोलबिलिटी इंक्रीज कर जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है वो नेल्सन सेल या डायाफ्राम सेल कहलाता है। ये सेल जिन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उसमें नंबर 1 स्टील टैंक। ये सबसे बाहर जो आप कंटेनर देख रहे हैं ये स्टील का बना होता है और इसको कैच बेसन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रोडक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैच करता है या कलेक्ट करता है। लेवल डिवाइस ये डिवाइस बेसिकली ब्राइन सॉल्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करती है और सेल के अंदर इसके लेवल को एक ख़ास हद तक मेंटेन करती है। परफोरेटेड स्टील वेसल ये एक यू शेप ट्यूब होती है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होती है और ये कैथोड का रोल प्ले करती है। इसकी इनर साइड के अंदर हम एस्बेस्टॉस फाइबर, जो कि फाइब्रस मटेरियल होता है, उसकी कोटिंग लगा देते हैं। ये एनोड और कैथोड के सोल्यूशन को सेपरेट रखती है। इस कैथोड के अंदर बारीक पोर्स रखे जाते हैं जहां से गुजर कर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कैच बेसन के अंदर कलेक्ट होता है। ग्रेफाइट एनोड सेल के सेंटर में जो ब्लैक कलर की रॉड आप लोग देख रहे हैं ये एनोड कहलाता है। फिर कैच बेसन की साइड से स्टीम को प्रेशर के साथ फ्लो करवाया जाता है, जो बेसिकली सोल्यूशन को वार्म अप रखती है, जिससे उसके अंदर सोडियम क्लोराइड की जो सोलबिलिटी है वो मेंटेन रहती है। नंबर 2, ये जो पोर्स होते हैं कैथोड के उसको भी ओपन रखती है। रिएक्शंस जब सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन, या जिसे हम ब्राइन सोल्यूशन भी बोलते हैं, में से करंट पास किया जाता है तो हमारे पास चार तरह के आयन जनरेट होते हैं: क्लोराइड नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस, Na पॉजिटिव आयंस और H प्लस आयंस। रिएक्शन एट एनोड एनोड चूँकि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, लिहाजा ये नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्लोराइड आयंस एनोड पे जाते हैं, अपना इजाफी इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद क्लोराइड नेगेटिव आयन जो है वो क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि क्लोरीन अकेला एटम स्टेबल नहीं ले आता, लिहाजा दो क्लोरीन के एटम कंबाइन होकर क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करते हैं। लिहाजा ये पहली प्रोडक्ट है जो कि हमारे पास एनोड के ऊपर ऑब्टेन्ड होती है। एट कैथोड जो इलेक्ट्रॉन्स क्लोराइड आयंस एनोड के ऊपर रिलीज करता है, बैटरी उन इलेक्ट्रॉन्स को उठा के कैथोड पर ड्रॉप कर देती है।
इसी दौरान वाटर का मालिक्यूल कैथोड पे जाता है और वाटर के अंदर मौजूद H+ आयन इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और हाइड्रोजन के एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, लिहाजा इसको रिडक्शन बोलते हैं, और H+ आयन हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। साथ ही हमारे पास OH नेगेटिव आयन जनरेट होते हैं। ऐसा दूसरी प्रोडक्ट हाइड्रोजन है जो हमारे पास कैथोड के ऊपर ऑब्टेन्ड हो रही है। The chlorine and hydrogen gases are take out from different outlets. अलग-अलग इलेक्ट्रोड्स पे ये प्रोडक्ट्स जो है वो कलेक्ट कर ली जाती हैं। अब सोल्यूशन में 4 तरह के आयंस थे, उनमें से 2 आयंस हमने कंज्यूम कर दिए, क्लोराइड नेगेटिव आयंस और H+ आयंस। अब सोल्यूशन के अंदर OH आयंस की तादाद बढ़ना शुरू हो जाती है। एज अ रिजल्ट हमारे पास सोल्यूशन अल्कलाइन होना शुरू हो जाता है। तो सेल की वर्किंग के दौरान हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। उनमें से 2 प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1, इन एनोड कंपार्टमेंट द क्लोरीन कैन रिएक्ट विद OH नेगेटिव आयंस, कि एनोड के ऊपर जो क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है वो वहाँ पे मौजूद OH नेगेटिव आयंस के साथ रिएक्ट कर सकती है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्लोराइड नेगेटिव आयन के साथ हाइपोक्लोराइड आयन जनरेट होते हैं। नंबर 2, OH नेगेटिव आयन जो है वो एनोड पे मूव कर सकते हैं, ऐसा इनकी इलेक्ट्रॉन देने की एबिलिटी क्लोरीन के मुकाबले में ज़्यादा होती है। जब ये ऑक्सीडाइज होंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी। ऑक्सीजन गैस क्लोरीन के अंदर कंटामिनेशन का बायस बन सकती है, जो उसको इम्प्योर कर सकती है। Solution. The first problem is solved by using asbestos diaphragm. जैसा कि लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि OH नेगेटिव आयन जो है वो क्लोरीन गैस के साथ कंबाइन करके हाइपोक्लोराइड आयन जनरेट कर रहे थे। अब OH नेगेटिव आयन को क्लोरीन से कंबाइन होने से रोकने के लिए हम डायाफ्राम की कोटिंग लगा देते हैं। ये कोटिंग एक तो दोनों सॉल्यूशंस को सेपरेट रखती है और नंबर 2 ये सोडियम प्लस आयन को तो पास होने देती है, लेकिन OH नेगेटिव आयन को पास होने नहीं देती। The second problem is solved by keeping the brine level slightly higher in anode compartment. अब हम ब्राइन सॉल्यूशन को एनोड कंपार्टमेंट में इंसर्ट करते हैं और एनोड कंपार्टमेंट में ब्राइन सॉल्यूशन का लेवल जो है वो हाई रखा जाता है, जिसके नतीजे में सॉल्यूशन एनोड से फ्लो करके कैथोड की तरफ जाता है, कैथोड से एनोड की तरफ मूव नहीं करता। लिहाजा हमारे OH नेगेटिव आयन जो कि एनोड पे जाके ऑक्सीडाइज हो सकते थे वो ऑक्सीडाइज होने से रुक जाते हैं और हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। प्रोडक्ट, the solution which flows out of the cathode collects in catch basin. It contain 11% NaOH and 16% NaCl। यानी जो सोल्यूशन हमारे पास कैच बेसिन में कलेक्ट होता है उसमें हमारी प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ 11% होती है। इसको ग्राफ में भी दिखाया गया है कि जो ब्लू बार है वो हमारी प्रोडक्ट NaOH को रिप्रेजेंट करती है। 16% इसमें NaCl है जो अभी अनरिएक्टेड फॉर्म में है, बाकी इसके अंदर वाटर होता है। अब इस सोल्यूशन के अंदर हमारी प्रोडक्ट की परसेंटेज बढ़ाने के लिए हम इसको इवेपोरेट करते हैं। इवेपोरेट करने पर NaCl की सोलेबिलिटी कम हो जाती है और वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है और रेजिड्यू में निकल जाता है। एज अ रिजल्ट हमारी जो प्रोडक्ट जो पहले 11% थी वो 11% से इंक्रीज करके 50% पे चली जाती है। अभी भी इसके अंदर 1% NaCl पड़ा होता है जो इम्प्योरिटी के तौर पे रोल प्ले करता है। क्योंकि हम इसको कमर्शियल ग्रेड पे इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से 1% NaCl की इम्प्योरिटी मैटर नहीं करती। हाँ, अगर हमने इसको एनालिटिकल ग्रेड या रिसर्च में इस्तेमाल करना हो तो फिर हम इस 1% इम्प्योरिटी को भी रिमूव करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।